तो दोस्तों चलिए अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे हम अब बात करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ की इंडिकेटर्स का। तो फंडामेंटल के बारे में हमें ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। हमने जो आगे आपको बताया था कि अर्निंग पर शेयर जो एक टेक्निकल टूल है फंडामेंटल के अंदर एनालिसिस के लिए आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर यानी क्या होता है? इट टेल्स यू हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी अर्न्स फॉर ईच शेयर ऑफ स्टॉक। तो कंपनी कितना पैसा कमाती है एक स्टॉक के रिलेटेड। यानी कि अगर, चलिए हम इसकी फॉर्मूला पे आते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम, मतलब कंपनी के सारे खर्चे माइनस करके, टैक्स माइनस करके, सभी चीज का माइनस करके, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पैसा देके इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज भी आ गया। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट भी इसके अंदर से लेस होके आएगा। लास्ट में प्रेफरेंस, जो हमने आगे बात की थी कि प्रेफरेंस शेयर भी होता है, उसका भी वो माइनस करके, और बाद में जो नेट इनकम है, जो कंपनी नेट जो कमा रही है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करके उसके बाद जितने भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, मतलब के मान लो इफ अ कंपनी मेक्स अ नेट इनकम ऑफ ₹10 लाख, मतलब सब कुछ माइनस करके कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए हैं, और उस कंपनी के अंदर 5 लाख इक्विटी शेयर है, यानी कि शेयर होल्डर्स है जिनके पास 5 लाख की टोटल इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पे हम 10 लैक्स को डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, और इसका आंसर आता है ₹2 पर शेयर। मतलब हर एक शेयर को ये बार ₹2 की इनकम हुई है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको ₹2 का अर्निंग हुआ है, जिसकी वजह का मीनिंग है कि ₹200 टोटल में आपने अर्न किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर। तो ये रहा अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है आपको, जैसे कि डिविडेंड हो गया, और जो लास्ट में जो मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद डिविडेंड माइनस होता है, और डिविडेंड में सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, और उसके बाद जो पैसा बचता है सब कुछ नेट करके वो फिर जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और वो जो पूरी जो नेट इनकम है वो डिवाइड हो जाती है एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो हम बात करते हैं कि व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है। हायर ईपीएस इंडिकेट्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है तो इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में प्रॉफिट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट देखते हैं इसका, इट हेल्प इन कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी बिटवीन कंपनी। मतलब कोई कंपनी रहती है जिसका अर्निंग पर शेयर ₹3 है और किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹8 है, इसका मतलब है कि ये कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप दोनों में से चॉइस कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का बेटर प्रॉफिट है जो अर्निंग पर शेयर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। अब हमने जो बात की थी आपको कि और भी फॉर्मूला जो सिखाएंगे, वहां पे ये पी रेशियो है, जो पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब इट शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपीज ऑफ अर्निंग। मतलब अगर कंपनी में जो कमाई हो रही है उस कंपनी के हिसाब से, उस कमाई के हिसाब से जो भी इन्वेस्टर्स है वो कितना रुपए पे करना चाहते हैं कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए। मतलब जैसे कि हमने आगे इसके पहले वाला जो पढ़ा, यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि ₹2 एक इक्विटी शेयर कमा रहा है कंपनी के नेट इनकम में से। तो यहाँ पे जो ₹2 कमा रहा है, क्या इन्वेस्टर ₹1 दे सकते हैं, ₹2, ₹3, कितना देने के लिए विलिंग कर रहे हैं, वो रेशियो ये हमें बताता है पी। तो चलिए अब थोड़ा और इन डेप्थ में बात करते हैं इसके बारे में। इट कंपेयर द स्टॉक प्राइस टू द अर्निंग पर शेयर, जो हमने आगे बात की थी कि ये स्टॉक प्राइस को कंपेयर करता है अर्निंग प्राइस के। मतलब मैं ये ₹2 कमाने के लिए मैं ₹10 पे कर सकता हूँ, जो रहेगा सिर्फ एक शेयर के लिए। तो चलिए हम थोड़ा और डेप्थ में बात करते हैं तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला इसका है पी रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब किसी भी कंपनी का
100 रुपए का स्टॉक का प्राइस है, मतलब मान लो एचडीएफसी 100 रुपए पे है, और अर्निंग पर शेयर ये देखो ये एन्युअली होता है, मंथली नहीं होता। अर्निंग पर शेयर मतलब पूरे साल में अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हो, एचडीएफसी के शेयर होल्डर हो, और कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है तो पर शेयर आपको 2 रुपए, सॉरी, अगर कंपनी का 100 रुपीज का स्टॉक प्राइस है और 2 रुपीज उसकी अर्निंग है तो इसका पीई हो जाता है 50। मतलब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। हाई पीई माइट मीन द स्टॉक इज ओवर वैल्यू। मतलब अगर पी रेशियो ज्यादा आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हाई ग्रोथ, मतलब के 5 रुपए कमाना मिल रहा है, 1 मिनट, कंपनी को 5 रुपए कमाना मिल रहा है और कंपनी इन्वेस्टर्स 5 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कि अगर कंपनी में 5 रुपए का कमाने का मिल रहा है लेकिन लोग 10 रुपए देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ओवर वैल्यूड है और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई ग्रोथ। मतलब कि आज भले इसका 100 रुपए प्राइस है लेकिन कल को उठ के ये 150 भी जा सकता है। तभी इन्वेस्टर इतनी डिमांड में इस चीज को लाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई ग्रोथ होगी। होगी या नहीं होगी वो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई पी रेशियो से। इसलिए इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लेके भी ये स्टॉक खरीदना चाहते हैं। इसको हम कहेंगे ओवर वैल्यूड। मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 रुपए है लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो इसको 15 रुपए पे भी खरीदना चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लो पी माइट सजेस्ट अंडर वैल्यू। मतलब कंपनी 10 रुपए कमा रही है लेकिन इस कंपनी के लिए लोग 5 रुपए ही देना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये अंडर वैल्यू है। और अभी इसका 5 रुपए ही चल रहा है, मतलब बायर और सेलर इसी के चीज पे है, लेकिन असलियत में उसकी वैल्यू 10 रुपीज है। तो ये हो गया अंडर वैल्यू। मतलब ये थोड़ा स्लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। मतलब कंपनी में अगर मान लो कि दो कंपनी है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हो गई एसबीआई और एक हो गई एचडीएफसी। एसबीआई के लिए लोग 5 रुपए देना चाह रहे हैं और दोनों का स्टॉक का प्राइस सेम ही है 10 रुपए, और एचडीएफसी का 15 रुपए लोग दे के भी खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि एसबीआई जो है वो थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में स्लो है और एचडीएफसी हाई है, इसलिए इसका पे ज्यादा करके भी लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो ये हो गया ओवर वैल्यूड क्योंकि ये 10 रुपए से ज्यादा है, और ये हो गया अंडर वैल्यू क्योंकि 10 रुपए इसकी वैल्यू है लेकिन फिर भी इन्वेस्टर उसको 10 रुपए पे नहीं करना चाहते और 5 रुपीज पे करना चाहते हैं। तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपए है और अर्निंग पर शेयर 2 है तो इसको हम परसेंटेज में भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। जहाँ पे मोस्टली वर्ड रेशियो यूज होगा वहां पे या तो टाइम्स या तो फिर परसेंटेज में हो सकता है। तो ये 50 टाइम्स वैल्यूड है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी यूजेस अ शेयर होल्डर्स इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये मेजर करता है कि कंपनी शेयर होल्डर का इक्विटी कितना यूज करती है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। तो हर कंपनी को पैसों की जरूरत रहती है और उस पैसों वो अलग अलग तरीके से ले सकती है, या तो वो इक्विटी से ले सकती है या तो फिर डेब्ट, जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया था। अलग अलग तरह की कैपिटल स्ट्रक्चर होती है जहां से कंपनी फंड्स को कलेक्ट करती है और फिर उसको बिजनेस में यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कंपनी का नेट इनकम जो है, चलो एग्जांपल से आते हैं, ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, बाद में फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल पे बात करेंगे। एग्जांपल में इफ अ कंपनी अर्न्स रुपीज 5 lakhs एंड हैज 25 lakhs इन इक्विटी। मतलब कंपनी 5 लाख रुपए कमा रही है हर साल और 25 लाख रुपए इक्विटी से उसके आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसकी नेट इनकम है 5 लाख, और जो टोटल पैसा उन्होंने जो ये 5 लाख कमाने के लिए जो यूज किया है वो है 25 लाख। मतलब 25 लाख रुपए लगा के कंपनी 5 लाख रुपए कमा रही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इंटू 100 से, तो ये आपको
20% रिजल्ट देता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कंपनी ने जो ये 25 लाख रुपए लगाए हैं उसका 20% अर्न करती है, और ये उसका जो अर्निंग है वो है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हायर रेट रिटर्न ऑन इक्विटी सोर्स एफिशिएंटली यूज ऑफ इक्विटी। मतलब के 25 लाख लगा के कंपनी 5 लाख कमा रही है। अब अगर ये ज्यादा है, जैसे कि 25 लाख लगा के कंपनी 10 लाख कमा रही है, 25 लाख लगा के कंपनी 25 लाख कमा रही है, इसका मीनिंग है कि ये 100% है, ये 40% है, और ऐसे धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबली बढ़ती जाती है। तो अगर हायर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वो कंपनी एकदम एफिशिएंटली अपने पैसे फंड यूज कर रही है। इट्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन कंपेयरिंग कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब के एक कंपनी है, जैसे कि आप मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो हम बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक है जैसे कि एचडीएफसी, वो 25 लाख लगा के 5 लाख कमाती है। दूसरी बैंक है दूसरी बैंक है एसबीआई, 25 लाख लगा के 10 लाख कमाती है। और एक छोटी सी कंपनी है आईडीएफसी जो 25 लाख लगा के 25 लाख कमाती है। तो ये जो रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में कंपनीज की सेम इंडस्ट्री में। देखो अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो सिमिलर इंडस्ट्री है, जो एक ही सेक्टर में है, उसको आप अच्छे से कंपेयर जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास सारी अपॉर्चुनिटीज सेम है, फिर भी कुछ कंपनी 25 लाख लगा के 10 लाख कमा रही है, और कुछ कंपनी 25 लाख लगा के 25 लाख कमा रही है। तो ये जो कंपनी है, ये सारी चीजें वही यूटिलाइज कर रही है जो ये कंपनी को मिल रही है, सारे रिसोर्सेज वही यूज कर रही है, लेकिन फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट अर्निंग में ज्यादा है और ये कंपनी कम है। तो आपको ये डिसीजन लेने में ऐसे हेल्प करता है कि आप उस कंपनी में पैसे लगाओ जो अपने सारे पैसे एक एफिशिएंट प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट पे लगा रही है, अपने रिसोर्सेज एकदम अच्छे से और इफेक्टिवली यूज कर रही है, और जो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इन्वेस्टर्स को इसी के अंदर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो होता है रिटर्न ऑन ऑन एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। तो चलिए हम थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं। इफ यू हैव इन्वेस्ट ₹1000 एंड अर्न ₹1200, मतलब कि यहाँ पे आपने 1000 रुपए आज एचडीएफसी में लगाया, एक ही शेयर लिया 1000 रुपए का, और एक साल बाद वो 1200 रुपए का स्टॉक हो गया। यदि आप इसको सेल करते हो तो आपके अकाउंट में अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 1200 रुपीज आए। तो अभी इसमें से जो आपका प्रॉफिट है, इसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे क्योंकि 1000 रुपए तो आपके ही थे। अब जो बचे हैं 200 रुपीज, ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आपको देगा 20%। मतलब एक साल में आपने एचडीएफसी के स्टॉक से 20% कमाया है। तो ये आपको पता चलने देता है कि आपको आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, आरओआई। और ये वर्ड हम बहुत सारी जगह पे आगे भी यूज करेंगे इन फ्यूचर में आने वाले एपिसोड पे, और उसके बाद भी जितने भी हम वीडियोस लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे, वहां पे हम ये वर्ड जनरली बहुत सारा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में हम मेन चीज यही तो चाहते हैं। पूरा जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसको यही तो चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आज अगर आप 1000 रुपए लेके आ रहे हो मार्केट में, तो आप क्या सोच के आओगे? ये ऑब्वियसली आप अपना रिटर्न ही सोचोगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न मिलेगा। सबसे पहला थॉट यही होता है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, आरओआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला भी देखते हैं, गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट से हमें कितना गेन हुआ। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है वही है, ये गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है 1200 रुपीज। ये हमारा थोड़ा गेन है जो हमने गेन किया है,
और जो इसकी कॉस्ट है वो है 1000 रुपीज, और इसका जो आंसर है वो है 200 रुपीज, जिसको हमने डिवाइड किया 1000 से, मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था उससे डिवाइड किया, और जो आंसर आया वो इसका परसेंटेज में रिटर्न है 20%. वाई इट मैटर्स? इट हेल्प्स इवेल्युएट वेदर एन इन्वेस्टमेंट वर्थ इट एंड कंपेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. मतलब ये हमें हेल्प करता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो भी कंपनी में हमने पैसे लगा है, क्या वो वर्थ है या नहीं, ये हमें पता चलने देता है. मतलब कि आप देखोगे कि कोई स्टॉक ऐसा है, दो स्टॉक की बात करते हैं कि ए हो गया और एक बी हो गया. ए में आपने 1000 रुपये लगाए और आपको उसके अंदर 20% रिटर्न यानी कि 200 मिला. एक और बी नाम की कंपनी है जिसमें आपने पैसा लगाया और आपको उसके अंदर 500 रुपीज का रिटर्न मिला. और एक और कंपनी है सी, जिसके अंदर आपने 1000 रुपये लगाए, लेकिन एट द ईयर एंड उसकी वैल्यू हो गई 800 रुपये, और जिसकी वजह से आपको 200 का लॉस हुआ. तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है, आपने तीनों में हजार 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 लगाए, लेकिन कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसने बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है. तो इसके अंदर जो कंपनी है वो है बी. सही आंसर है बी. क्यों? क्योंकि इसने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, जो है 50%. देखो, इसने 20% रिटर्न दिया, लेकिन ये जो कंपनी बी है उसने 50% रिटर्न दिया, और ये कंपनी ने हमें लॉस करवा दिया जो है -20% का. तो ये जो चीज है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें ऐसे हेल्प कर रही है जैसे कि हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ है या नहीं, ये पता लगाने में ये फॉर्मूला हमें हेल्प करती है. ठीक है, तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों. इसके बारे में हम और भी आगे अगर ये पॉइंट आता है तो हम और थोड़ा इन डेप्थ में बात करेंगे. ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. देखो दोस्तों, अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो प्रकार की चीजें होती है. एक होता है इक्विटी और एक हो गया डेब्ट. चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं. इसको हम इक्विटी ले लेते हैं और इसको हम डेब्ट ले लेते हैं. देखो, कंपनी को 100 रुपए की जरूरत. अब कंपनी ने मोटा मोटा, मतलब मान लो 80 रुपए कंपनी ने इक्विटी के पास से मांगे, और 20 रुपए कंपनी ने डेब्ट किया. डेब्ट यानी कि जो भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होता है, जैसे हम लोन लेते हैं, वैसे ही कंपनी ने एक लोन ले लिया. तो कंपनी ने अब ये थोड़ा और इन डेप्थ में बात करते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर जाते हैं. दिस रेशियो compared a company's total debt to its shareholders equity. It shows how much debt is used to finance the business. देखो, अब अगर कंपनी को 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, और उसने 80 रुपए इक्विटी के पास से ले लिए और 20 रुपए डेप्ट के पास से ले लिए. अब एक और चीज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, कंपनी ने 50% इक्विटी के पास से लिए और 50% डेप्ट के पास से लिए. ठीक है, अब अगर आप देखो कि अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है, और ये जो है, जो 20 रुपीज जो कंपनी ने लिए है, वो 10% के इंटरेस्ट पे लिया है. तो अगर 100 रुपए हम कमा रहे हैं और इनका 20 है, तो 2 रुपए हमें, जो ये डेप्ट होल्डर्स है, उनको हमें देना पड़ेगा. ठीक है, और बाकी का जो पैसा है, मतलब जो 98 रुपीज जो है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के. अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने सेम यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और डेप्ट पे जो है 50 रुपए से उन्होंने कैपिटल डेप्ट से लिया था और 50 रुपए इक्विटी के पास से लिया था. तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो कंपनी को अब कंपलसरी क्या है कि 10% इंटरेस्ट है, मतलब 50 है, तो 50 का 10% मतलब 5, और अब जो नेट प्रॉफिट बचा उसके बाद वो हो गया 95. तो आप देखो, जितना कंपनी अपना डेप्ट बढ़ा रही है, उतना कंपनी इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है. तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताया है हमने. इसके बारे में हम थोड़ा और इन डेप्थ में बात करते हैं. चलो अब हम फॉर्मूलाज पे आते हैं. ये तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडियाज देने के लिए था. ये रहा इसका फॉर्मूला, डी रेशियो टोटल लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी. इफ अ कंपनी हैज 30 lakhs इन डेप्ट एंड 60 lakhs इन इक्विटी, इसका मतलब है
कि कंपनी ने 30 लाख रुपए कंपनी ने 30 लाख रुपए डेप्ट के पास से लिए और मोटा मोटा 60 लाख रुपीस कंपनी ने उसके ओनर यानी कि इक्विटी के पास से लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है, मतलब 30 लाख रुपए अभी हमें उसको तो देना बाकी है डेप्ट वाले को, और 60 लाख रुपए हमारे मालिक के हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.50% हो गया, मतलब आधा आधा 50%। अब ये क्यों मैटर करता है? तो लो रेशियो मीन्स द कंपनी इज नॉट हेवीली रिलायंट ऑन डेप्ट। मतलब अगर कंपनी 50% है तो ये तो इक्वली हो गया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कंपनी 10 लाख रुपीस ले रही है डेप्ट के पास से और 60 लाख रुपीस ले रही है इक्विटी शेयर होल्डर के पास से, तो ये बहुत ही एक छोटा सा रेशियो हो गया। लेकिन अगर 50 लाख रुपीस कंपनी ने डेप्ट के पास से लिया है और टोटल 60 लैक्स है, मतलब इसमें से सिर्फ 10 लैक्स रुपीस इक्विटी का है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि ये हाई रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। हाई रेशियो माइट सिग्नल रिस्क स्पेशली इफ इंटरेस्ट रेट राइज और कैश फ्लो ड्रॉप। मतलब कि ये ऐसे ही एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं और कंपनी का मोटा मोटा जो पैसा है ये 100 रुपए में से मान लो 80 रुपए सिर्फ ब्याज देने में जा रहा है, तो चलो अभी कंपनी ये कमा रही है तो 80 रुपए वो ब्याज पे कर पा रही है। लेकिन कल को उठ के अगर कंपनी ने 50 रुपया कमाया तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इक्विटी जो है, जो भी कुछ बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन ये जो डेब्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो कंपनी को ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, वो कभी भी ये बात को नहीं मानते हैं कि ठीक है ये बार आपने नहीं कमाया तो हमें पैसा मत दो। ऐसा नहीं होता है। आपने भले 50 कमाए, लेकिन आपको उनको जो कंपलसरी 80 रुपीज जो उनको देना है वो देना ही है। -30 रुपीज मतलब आपको और लॉस हो जाएगा। तो अगर कंपनी ऐसी है जहां पे वो अपना जो इंटरेस्ट बियरिंग जो है वो फुलफिल कर पा रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या फिर कंपनी का जो अर्निंग का जो कैश फ्लो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो ये कंपनी के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझेंगे कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर 0.5 रेशियो का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, वो कंपनी को हम लो रिस्की मान सकते हैं। और जिस कंपनी में मतलब मान लो 1:1 हो गया, ये 0.5 यानी 0.5 डेप्ट है और एक इक्विटी है, मतलब इक्विटी के पास 60 लाख है और डेप्ट के पास 30 लाख है। तो इक्विटी को जो 60 लाख है उसमें से अगर 30 लाख रुपए भी डेप्ट को दे दिया तो भी इक्विटी के पास 30 लाख रुपए बचेगा। ये उसका पावर दिखा रहा है। तो ये उसका रेशियो हो गया 0.5 और 1। 0.5 और 1। और अगर किसी कंपनी ने 60 लाख रुपए डेब्ट लिए और 60 लाख रुपए इक्विटी से लिए तो उसका रेशियो हो जाता है 1:1। अब कोई कंपनी ऐसी है जिसने 30 लाख रुपए इक्विटी से लिए और 60 लाख रुपए डेब्ट से लिए, मतलब ब्याज पे लिए, तो ये हो जाता है 1:2। अब अगर कंपनी कल को उठ के लॉस में जा रही है या फिर कमा नहीं पा रही है तो इसका डेप्ट और बढ़ता जाएगा, इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो ये थोड़ी कंपनी रिस्की हो जाती है, हाई रिस्क हो जाती है। यहाँ पे कंपनी रिस्क कैरी कर रही है और ये एक थोड़ा लो रिस्क फैक्टर है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आज कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब ये सारी चीजें अच्छी है, समझो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है, कंपनी का पी रेशियो भी बहुत अच्छा है, कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा दे रही है, साथ ही साथ कंपनी में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक अच्छा रिटर्न अमाउंट दे रही है। लेकिन अगर कंपनी जैसा मैंने आपको बोला 1:2 1:2 पे है और कंपनी के पास एकदम से कैश फ्लो ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, तो ये कंपनी एकदम रिस्की हो जाती है, क्योंकि
कल को उठ के अगर उसके पास पैसे या फिर उसकी अर्निंग नहीं हुई तो ये कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है। लिक्विडेट मतलब बैंकक्रप्ट, कंपनी का दिवाला निकल जाना और कंपनी को बंद कर देना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। हमने जो भी आपको बताया उसमें से जो आप यहाँ पे ले लो, फोर्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो इन तीनों पे आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी बात है, लेकिन सेकंड पॉइंट पे जो हमने बताया कि ओवर वैल्यूड अगर कोई स्टॉक है तो वो भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज शायद वो दिखाने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन कल को उठ के अगर कंपनी गिर सकती है तो ये थोड़ा चांसेस रहता है। हमको ये रेशियोज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, समझना है और एनालिसिस करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं करंट रेशियो के ऊपर। करंट रेशियो, it measures a company's ability to pay short term obligation with its short term asset। मतलब अगर कंपनी का मान लो कि थोड़ा बहुत डेप्ट है, डेप्ट मतलब उधार लिया है, कंपनी ने 2 लाख का उधार लिया है और कंपनी के बैंक अकाउंट में 4 लाख पड़े हुए हैं, तो क्या कंपनी को टेंशन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार अगर कंपनी का 4 लाख रुपया बैंक में पड़ा है लेकिन उसका 4 लाख रुपया उधार है, तो क्या कंपनी को डर हो सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के पास 8 लाख का उधार है और बैंक अकाउंट में सिर्फ 4 लाख है, तो ये थोड़ी डरावने की वाली बात हो गई। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि कंपनी का लायबिलिटी कितना है और कंपनी का असेट कितना है? देखो, असेट यानी कि कंपनी के ओनरशिप की चीजें और लायबिलिटी यानी कंपनी को किसी को जो पेमेंट करनी रहती है। जैसे कि असेट में हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कंपनी के पास जमीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें ऐसी है जो कंपनी के मिलकत में गिनी जाती है, जो कंपनी की मालिकी की है, खुद की है, खुद के नाम पे है, तो ये सारी चीजें असेट है। साथ में बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं, फिर कैश है, या फिर किसी के पास से हमें अभी भी पैसे लेने बाकी है, कोई ऐसा है जिसको हमने अपना माल सामान बेचा था और उससे अभी भी हमें थोड़े बहुत पैसे लेने के बाकी है। इसी प्रकार ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी यानी कि कंपनी का जो खर्चा है, जो जैसे कि आप मान लो कंपनी ने किसी के पास से लोन लिया है या फिर कंपनी ने उधारी में सामान लिया है, तो हम उसको क्रेडिटर कह सकते हैं। कंपनी की कोई ओडी चल रही है, ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, और या फिर ऐसा कोई खर्चा है जो बाकी है, जैसे कि पगार देना या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस हैं, या फिर कोई केस चल रहा था कंपनी के ऊपर और कंपनी केस हार गई है, जो उसका पैसा देना है। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है जिसमें कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा या फिर पड़ सकता है, उसको हम लायबिलिटी में गिनेंगे, जो एक कंपनी का खर्चा है। और कंपनी को जहां से पैसे आते हैं या फिर जो कंपनी की खुद की मालिकी की जो खरीदारी है कंपनी के नाम की, उसको हम असेट गिनेंगे। तो ये जो रेशियो है, जो यहाँ पे हम करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, करंट रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी का कुछ ही समय में आने वाला खर्चा कितना है और कंपनी के पास फंड कितना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। इफ अ कंपनी हैज 20 lakhs इन अ करंट असेट एंड 10 lakhs इन करंट लायबिलिटी, जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, मान लो वो 20 लाख का है और सारी चीजें असेट जो हमने आपको समझाया, जो भी सारी चीजें कवर होती है, वो 20 लाख का है, और कंपनी को जो खर्चा करना पड़ सकता है या फिर करना पड़ेगा वो है 10 लाख रुपए। तो ये हो गया 2 टाइम, मतलब हमारे पास उतने पैसे हैं जिससे कि हमको जिसको भी पेमेंट करना है हम उसको कर सकते हैं आसानी से, उसके बाद भी हमारे पास उतना ही पैसा बचेगा। तो ये 2 टाइम्स के। तो ऐसी कंपनी जिसके पास अच्छा सा फंड है और जो अपना जो खर्चे करने की जितनी भी ऐसी लायबिलिटीज खड़ी है उसको पे करने के बाद भी उसके पास अगर कोई पैसे बच रहे हैं, तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ही स्ट्रांग है।
इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो करंट रेशियो है वो हाई है। हाई यानी कि अच्छा है। तो अ रेशियो अबव 1 इंडिकेट्स द कंपनी कैन कवर इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट। मतलब अगर 1 टाइम से ज्यादा का इसका अगर रेशियो आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब कंपनी के पास जो पैसे है या फिर जो कंपनी के मालिक की चीज है, कि सब कुछ बेच के जो हमारे पास पैसा आ सकता है, कंपनी की जितनी पावर है, जो नेटवर्थ है, उसको हम करंट असेट में गिनेंगे। और कंपनी अभी देखो, ये करंट असेट में और भी चीजें आती है, जैसे कि लिक्विड। तो एक जो फंड है, जो बैंक अकाउंट है, वो तो एकदम नकद हो गया कि अभी जाओ और बैंक से निकाल दो। तो ऐसी जो चीजें होती है, जो अभी फिलहाल अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है, कोई भी चीज है, जैसे कि ये महीने पे कंपनी को एक बहुत बड़ी लोन का हफ्ता चुकाना है, तो उसको मान लो करंट लायबिलिटी में। और कंपनी ने एक जगह पे किसी को बहुत बड़ा प्रोडक्ट बेचा था और उसका पैसा लेना बाकी है। तो अगर हम देखने जाए, तो कंपनी को किसी के पास से 20 लाख रुपए लेने हैं, और सामने जो कंपनी को पेमेंट करना है वो 10 लाख रुपए है। तो वो पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के पास कितने रुपए बचेंगे? 10 लाख रुपए। तो ये तो अच्छी बात हो गई। इसका मतलब है, इसका अगर आंसर भी हम देखने जाए, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 गुना है। 2 गुना पैसा है और खर्चा सिर्फ 1 गुना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। तो जब तक 1 गुना तक चीज आ रही है, मतलब ये अगर 20 को काट देते हम लोग, और ये 10 लाख भी है, 10 लाख और 10 लाख, तो ये 1 लाख है। इससे ऊपर जो होता है वो अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के पास, आप मान लो कि सिर्फ 5 लाख रुपए, सॉरी दोस्तों। और तो जहाँ कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। तो कंपनी के पास कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख रुपए है बैंक अकाउंट में, और कंपनी को अभी एक हफ्ता आने वाला है, वो है 10 लाख रुपए का। तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को 5 लाख रुपए की शॉर्टेज है। तो ये थोड़ा जनरली अच्छा नहीं माना जाता, और कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी कंपनी, जहां पे ऐसी परिस्थिति हर बार होती है, तो हम ऐसी कंपनी को अवॉइड करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि कल को उठ के अगर कोई लायबिलिटी आ सकती है, जहां पे ये कंपनी पे नहीं कर सकती, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए हम ऐसी कंपनी को चुनेंगे जहां पे या तो उसका रेशियो, करंट रेशियो अबाव 1 है, और एग्जैक्ट 1 है, तो भी वो कंपनी चल सकती है। लेकिन अगर कंपनी बिलो 1 है, तो ये सिग्नल लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, मतलब कंपनी के पास उतने फंड नहीं है जितना कंपनी का खर्चा है। तो ये एक थोड़ा लो सिग्नल वाली बात है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टमेंट पे। इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। तो करंट रेशियो भी एक बहुत अच्छा रेशियो है, जिससे कि हमें हेल्प मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा, हम उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इंडिकेटर, जितने भी हमने अभी रेशियोज पढ़े, वो एक इंडिकेटर है जो हमें अच्छी बात और बुरी बात बता रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस के बारे में, जो अर्निंग पर शेयर था। क्या ये मेजर करता है? ये मेजर करता है प्रॉफिट पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। अब अगर ये जो प्रॉफिट है वो हायर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हम कंपनी के साथ जा सकते हैं। सेकंड बात, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग, मतलब कंपनी की कितनी वैल्यू है और कंपनी का कितना अर्निंग है। तो अगर ये 10 से 25 के बीच में है, तो हम देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी इंडस्ट्री है, तो 10 से 25 तक का पी रेशियो अच्छा है। और उसके बाद थोड़ा अगर जाता है, जैसे कि 50%, तो वो ओवर वैल्यूड हो सकता है। और बिलो 10 के होता है, मतलब 5, मतलब वो अंडर वैल्यू भी हो सकता है। तो जनरली अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका पी रेशियो 10 से 25 के बीच में होना चाहिए। ये एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा सिंबल माना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे चीज पे, तीसरे इंडिकेटर पे, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इक्विटी।
इक्विटी से कितना पैसा कमाया गया है। तो ग्रेटर देन 15% इज गुड, मतलब इक्विटी के पास से जो पैसे लिए हैं उसको कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है और उसके अंदर से मोटा मोटा 15% रिटर्न कमा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर और अच्छी बात करवानी हो तो ये रिटर्न इक्विटी के ऊपर से ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, सॉरी चौथे पॉइंट की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने बताया था आपको कि आप जो इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा, तो कम से कम दोस्तों आपको 10% मिलना चाहिए या फिर उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपए लगा रहे हो तो जो भी आपका टाइम पीरियड है आपको कम से कम 10 रुपीज तो मिलना ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा, मतलब 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन 10 से नीचे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है कि अगर आप ये 100 रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे तो बैंक आपको 7 to 8% का रिटर्न प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पूरे साल में 10% से भी लो कमा रहा है तो आपको कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बैंक में ही पैसे लगा देने, क्योंकि उससे कम तो आपको बैंक भी प्रोवाइड कर रही है। आपको ये सारे एनालिसिस इसीलिए करनी है दोस्तों कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है जहां पे आपका रिटर्न 10% से ज्यादा है तब आप जाके आप पैसा लगा सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक रिस्की चीज है, एक रिस्की, स्टॉक मार्केट आप कह लो एक रिस्की प्लेस है जहां पे आप अपना पैसा डुबा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एक अगर हेल्दी और अच्छी चीज पूरी लाइफ तक अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको अपने इंस्ट्रूमेंट पे 10% से ज्यादा का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिल रहा है तो आपकी सारी एनालिसिस और सारी चीजें वेस्ट जाएगी, क्योंकि उससे कम तो आपको बैंक में भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको 10% से लोअर रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएगा। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे और उस स्टॉक पे तभी बढ़ना है जब वो स्टॉक पे आपको पोटेंशियलिटी लग रही है कि वो 10% या फिर उससे ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो हमने बहुत ही अच्छे से समझा। लेवरेज और रिस्क जो जो मैनेज कर रहा है ये है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हमें कंपनी के बारे में अगर जानना है तो कंपनी का जो डेब्ट रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब जाके कंपनी सेफर है। देखो सेफ साइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम का गेम है। अगर हमको लॉन्ग टाइम तक टिक के रहना है तो उसके लिए अच्छी बात तो यही होगी कि कंपनी के सर पे कम खर्चा हो, यानी कि कम फिक्स एक्सपेंस हो और उसकी जो अर्निंग है वो रेगुलरली और हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो। तब जाके कंपनी एक अच्छा लॉन्ग टर्म में 2-4 साल 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये लोअर देन 1 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं छठे और आखिरी पॉइंट के ऊपर, जहां पे हमने बात की थी कंपनी के लिक्विडिटी की। कंपनी के पास कितना फंड है और उसको कर्जा कितना है या फिर उसका खर्चा कितना है, तो ये हमको करंट रेशियो के थ्रू पता चल सकता है। अगर 1.2 या फिर 2 है करंट रेशियो तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। अगर इससे नीचे है तो कंपनी के पास उतना फंड नहीं है जितना वो अपने खर्चे को पूरा कर सके, तो ये कंपनी के लिए एक थोड़ी बुरी बात हो सकती है और लॉन्ग टाइम में ऐसा करते करते कंपनी का दिवाला भी निकल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से दोस्तों हम हमारे जर्नी की कुछ अच्छी सी शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। अब तक हमने आपको जो भी चीजें बताई, आगे वाले जो पार्ट में हमने जो क्वेश्चन में आपको बताया वो टोटली आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के ऊपर ही बताया, जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को आप कैसे ट्रैक करोगे और मार्केट में आपको कैसे बिहेव करना है, आप कौन से स्टॉक पे कितना अलोकेट करोगे, कौन से सेक्टर पे कितना अलोकेट करोगे। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हमने आपको इंडिकेटर्स के ऊपर अच्छे से फॉर्मूला के साथ बताया। उसके बाद हमने पूरा ब्रेक डाउन किया एनालिसिस को कि कैसे एक एनालिसिस को हम और बेहतर बना सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टाइम के ग्रोथ के लिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों
ये आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सुनना है। ये आपके बहुत ही काम की चीज है, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, किसी भी प्रकार के आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आपको ये सारी चीजों से अवगत होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेयर्स की। प्लेयर्स, ये सिर्फ हमने नाम ऐसा दिया गया है, प्लेयर्स यानी कि जो मार्केट में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा यानी कि बहुत सारा खरीदने की ताकत। बहुत सारे खरीदने की ताकत यानी कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट होना। अब हम चले, अब टॉपिक को शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बिग प्लेयर्स पे, उसके बाद हम आएंगे मीडियम प्लेयर पे, और लास्ट में हम बात करेंगे थर्ड पे। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि बिग प्लेयर में कौन कौन होता है। देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, आपने हेज फंड सुना होगा, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 10% से नीचे कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको सीधा सीधा वो पैसा बैंक में रख देना चाहिए, क्योंकि उतना तो रिटर्न आपको कुछ भी किए बिना वो बैंक भी दे देगी। तो जैसे कि बैंक है, वैसे और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है जो लोगों का पैसा अपने पास रखते हैं, उसको अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज के पास, उनके पास एकदम अच्छे से पढ़े लिखे लोग होते हैं जो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, कितना रिटर्न कमाया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके और उसके अंदर अच्छा सा एक रिटर्न जनरेट करते हैं। उनमें से एक और हो गया, जैसे कि एक ये हेज फंड्स है, फिर पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, और ये हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम एफआईआई के नाम से जानेंगे। देखो दोस्तों, ये कौन ऐसे हैं, जैसे कि मान लो अगर अभी आप शेयर मार्केट में एकदम नए हो, आप पुराने भी हो, फिर भी आपको पता है कि जो हम हर महीने एसआईपी करते हैं, जैसे कि मान लो एक इंसान की एसआईपी है 1,000, अगर ये 100 इंसान हो गए तो ये हो गया 1 लाख। अगर ये 1,000 हो गए तो ये हो जाएंगे 10,000। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएंगे। आप सोचो, इंडिया में 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से हम मान लेते हैं सिर्फ 1 करोड़ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ हमने म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये सब की तो बात आप छोड़ ही दो, अभी अभी हम सिर्फ एसआईपी की बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हर महीने कम से कम एवरेज पकड़ के चलते हैं कि वो, जो एक बेसिक एक आम इंसान जो इन्वेस्ट कर सकता है, हम उसकी बात करेंगे। अभी हम पकड़ के चलते हैं 1,000 रुपए। तो आप देखो कि 1 करोड़ लोग 1,000 की एसआईपी करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1,000 करोड़ की एसआईपी एवरी मंथ। क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? एवरी मंथ इंडिया में 1,000 करोड़ की एसआईपी होती। अब आप क्या अनुमान लगा सकते हो 1,000 करोड़ मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी फिगर है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास हर महीने 1,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जिसके इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का सोच के उनके पास पैसा लगा रहे हैं। अब आप सोचो, ऐसी बड़ी कंपनीज को हर महीने क्या करना है? अच्छी कंपनीज जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसके अंदर उनको इन्वेस्ट करना है। तो आप समझो दोस्तों कि ऐसा तो और कितने ऐसे फंड्स है जहां पे लोग अपने पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़े प्लेयर हो गए हैं। मतलब कि जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज को एचडीएफसी का स्टॉक खरीदना है, तो हमारे जैसे वो 1 लाख नहीं लगाएंगे, 1 करोड़ नहीं लगाएंगे, वो शायद सीधा 100 करोड़ लगाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई ना, ये बहुत बड़ा प्लेयर हो गया कि जिसने एक ही टाइम पे इतना बड़ा पेमेंट कर दिया। देखो, उसके स्टेप बाय स्टेप होता है, छोटे छोटे में वो एक्यूमुलेट करेंगे, धीरे धीरे वो स्टॉक्स को परचेज करेंगे। ऐसा, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर महीने ऐसे जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनके पास पैसा आता है,
जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और जिसका वो रिटर्न देते रहते हैं। ऐसे हेज फंड्स हो गए। अब बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन में कई सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर महीने पैसा लगाते हैं इंडिया के ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स में। जो हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एचडीएफसी है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो अगर फॉरेन की कोई इंस्टीट्यूशनल ऐसी है जिनको ऐसा फील होता है कि एचडीएफसी थोड़े टाइम में 100 से 200 रुपए जाने वाली है, तो ये जो फॉरेन की इंस्टीट्यूशनल है जिनके पास परमिशन रहती है इंडिया में इन्वेस्ट करने की, तो वो यहाँ पे कुछ स्टॉक खरीद लेंगे। कुछ स्टॉक यानी कि अगर जैसा हमारे जो म्यूचुअल फंड्स और जो इंस्टीट्यूशनल है जिनके पास पैसा है, वैसा ही फंड ऐसे इंस्टीट्यूशनल फॉरेन के होते हैं उनके पास भी वैसा पैसा है, तो वो भी एक अच्छी क्वांटिटी में ये चीज खरीद सकते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी यानी कि लार्ज वॉल्यूम, मिलियंस ऑफ शेयर। वो छोटे मोटे हमारे जैसे 100 क्वांटिटी के शेयर्स नहीं, वो मिलियंस में खरीदते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन मतलब एलआईसी, फिर फॉरेन में और है गोल्डमैन सैच। ऐसे बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है जो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है दोस्तों कि इनके पास बहुत सारा फंड रहता है और ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अच्छे वॉल्यूम्स में ये शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो हमें इनको बहुत ही रिस्पेक्ट देना है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है बिग प्लेयर, यानी कि मोटा भाई। मोटा भाई की हम थोड़ी वैल्यू करेंगे और मोटा भाई को हम थोड़ी रिस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि मोटा भाई हमको कहीं ना कहीं पे हेल्प करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अब ये जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास क्या ऐसी चीज है जिसके वजह से लोग उनको बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। देखो, हर महीने अभी हमने जो एस्टिमेट लगाया वो है 1000 करोड़। हर महीने इनके पास 1000 करोड़ रुपीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनके पास कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा एनालिसिस है जिसकी वजह से ये अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी जाके लोग इनको देंगे ना। वरना लोग क्यों देंगे इनको इतना सारा पैसा। तो इनके पास क्या ऐसी चीज है जैसे कि इन हैव डीप रिसर्च, इनसाइडर एक्सेस, एआई टूल्स एंड मार्केट मूविंग पावर। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं डीप रिसर्च। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इनको पता है कि कब एचडीएफसी, इन्होंने पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से ये एनालिसिस किया कि जनवरी मंथ आते ही एचडीएफसी 100 से 200 रुपए पे चला जा सकता है। और इनको ये भी चीज पता है कि कंपनी को एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जनवरी में। साथ ही साथ इनके पास ऐसे टूल्स भी है जिस टूल से इनको पता लग सकता है कि 90 से 95 जाएगा, 95 से 100 जाएगा, और फिर वो बहुत ही तेजी से 200 जा सकता है। तो ऐसे टूल जो इनको हेल्प कर सकते हैं, और जब ये 100 जाएगा तो 100 जाते ही ये अपना बाइंग ऑर्डर डालेंगे, और ये कुछ मान लो 10 लाख या फिर 50 लाख क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 50 लाख क्वांटिटी का बाय ऑर्डर डाल देंगे। अब ये आते ही कंपनी का स्टॉक सीधा ही ऊपर चला जाएगा, शायद ये 200 को भी पार करके 250 चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। 50 लाख की क्वांटिटी यानी बहुत ही अच्छी वॉल्यूम हो गई। तो कंपनी को ये चीज बहुत ही बेनिफिट देती है जब भी कोई बहुत ही बड़ा बायर उसको खरीदने के लिए आता है। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसको हम रिस्पेक्ट देंगे। साथ ही साथ ऑफन टेक पोजीशन स्लोली टू अवॉइड मूविंग मार्केट टू मच। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि 100 रुपीज पे आएगा तो वो 50 लाख की क्वांटिटी का ऑर्डर दे देंगे। तो ये सिर्फ हमने आपको पहले समझाने के लिए था, ये बेसिक था। अब हम थोड़ी एडवांस लेवल की बात करते हैं जिससे कि आपको ये फंडा थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सभी लोग फिर टूट पड़ेंगे एचडीएफसी के शेयर को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक चल रहा है अभी, यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं इसको।
HDFC जस्ट अ मिनट, HDFC, ठीक है। अब HDFC का जो स्टॉक प्राइस है वो है 90 रुपीज पे, और ये जाते जाते ये 95 तक चला गया। अब कंपनी को पता है कि 100 रुपए पे आने के बाद ये थोड़ा स्पीड अप लेगा। तो जो बड़े जो ऐसे इन्वेस्टर्स है, मान लो एक इन्वेस्टर है जो बहुत ही बड़ा है, जो एक इंस्टीट्यूशनल है, जैसे कि हम मान लेते हैं ब्लैक रॉक की बात करते हैं, तो ब्लैक रॉक यहाँ पे 96 रुपीज पे 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगा देगा, ठीक है। अब ये जाएगा 97, और ये वापिस 1 लाख का ऑर्डर लगा देगा। देखिए दोस्त, अगर ये सीधा 10 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रहा है तो लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा पेमेंट इन्फ्यूज हुआ है HDFC के अंदर, और जिसकी वजह से इसकी डिमांड हाई हो जाएगी, और ये जो बड़ी कंपनी है जिसको इसके अंदर से पैसा कमाना है, उसका मूवमेंट चला जाएगा और ये प्राइस को बहुत ही ऊपर ले जाएगा, तो इसको सही प्राइस पे नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग टुकड़े टुकड़े में एक्यूमुलेट करते हैं, फिर 98 रुपीज पे जाने पे ये 1 लाख की और क्वांटिटी खरीद लेता है। ऐसा करते करते ये 99 पे और 1 लाख की क्वांटिटी खरीद लेता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे कि 100 रुपए पे जब ये पहुंचेगा, ये और 2 लाख की क्वांटिटी खरीद लेगा। 101 पे ये और 5 लाख की क्वांटिटी खरीद लेगा। तो डायरेक्ट 10 लाख की क्वांटिटी का ऑर्डर देना और धीरे धीरे ऐसे एक एक लाख करके, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी में एक बड़ा पेमेंट इन्फ्यूज हो रहा है। तो अब आप देखो, अगर ये कोई बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर की यही तो खासियत है, बड़े प्लेयर को पता है कि ये स्टॉक को हमें कैसे मूव करना है, तो वो सडनली 100 से इसको बम्प अप करके 150 तक नहीं ले जा सकता। देखो, सेबी भी है और भी ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी है जो ऐसी सारी चीजों को, जो मार्केट में जो ऐसे डंप एंड पंप करते हैं, उनको पेनलाइज करता है। इसलिए ये लोग धीरे धीरे ऐसे करके क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करते हैं। अब धीरे धीरे करते करते जब 150 पे ये HDFC का प्राइस आएगा, तब तक इनके पास मोटा मोटा 50 लाख की क्वांटिटी हो चुकी है। अगर इन्होंने 100 रुपए पे अगर इन्होंने 100 रुपीज पे जब HDFC चल रहा था, तभी अगर इन्होंने 50 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाला होता एक साथ, तो इनको शायद ही 1 लाख क्वांटिटी का बाइंग मिलता। लेकिन धीरे धीरे करते करते ऐसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ऑर्डर करते करते 150 तक पहुंच तक इनको 50 लाख की क्वांटिटी की ओनरशिप मिल गई। अब जब भी प्राइस 200 रुपीज जाएगा, तब ये 50 लाख क्वांटिटी को बेच सकते हैं, उसी तरह धीरे धीरे, ताकि इनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले। अब अगर इन्होंने ये चीज की होती तो इनको उस हिसाब की क्वांटिटी नहीं मिलती। देखो दोस्तों, वहां पे जो मैटर कर रहा है वो क्वांटिटी से मैटर कर रहा है, क्योंकि इनके पास फंड बहुत सारा है। देखो, जैसे कि हमने बात की थी 1000 करोड़, 1000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। 1000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और स्टॉक मार्केट में एक साथ 1000 करोड़ रुपए लगाना, यानी कि ये एक ऐसी बात हो गई कि सबको इनवाइट करना, एक डिमांड जनरेट करना, एक वॉल्यूम पंप अप करना। तो ऐसी चीजों से, मतलब मिलियंस ऑफ शेयर जब खरीदे जाते हैं तो उसकी डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है। अब असल में कंपनी उस हिसाब से कमाने भी नहीं वाली हो सकती है, या फिर कमाने वाली भी हो सकती है, लेकिन ऐसी चीजों को जो हम बोलते हैं पंप और डंप करना, तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जैसे कि सेबी, तो इस चीज पे निगरानी रखती है, और उस हिसाब से बड़ा एक पेनल्टी भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे मान लो एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना, और फिर उसका डिमांड 150 तक पहुंचा देना, और फिर उस ऑर्डर को हटा देना, जिसकी वजह से लोगों ने जो 150 पे खरीदा है, अब वो बड़े ऑर्डर को हटा देने से वापिस ये 100 रुपए पे आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सारी कभी चीजें हुई है पास्ट में, जिसकी वजह से अभी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है
वो बहुत ही अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को और परेशानी ना हो और उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो ये हो गया सबसे पहला प्लेयर, जो है बिग प्लेयर, जो मार्केट को सेट करते हैं, मतलब वो ट्रेंड को बनाते हैं। दे क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन होता है, जहां से मार्केट आते ही ऊपर की ओर जाता है, रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट आते ही नीचे की ओर आता है, वापस जब मार्केट सपोर्ट पे आता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो ये उसी प्रकार से सप्लाई और डिमांड एक ही कह लो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई, मतलब यहाँ पे आते ही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे आते ही लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया सप्लाई और डिमांड। ये सिर्फ हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, आगे हम आपको इन डेप्थ में और भी सिखाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि, रुको मैं इसको जरा पहले हटा लेता हूँ। आगे अब हम देखते हैं कि अगर किसी के पास इतना सारा पैसा है तो वो कैसे मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी स्टॉक को। देखो, भले सेबी एक निगरानी रख रही है, लोगों को पेनलाइज कर रही है। अभी हाल ही में ऐसा न्यूज चल रहा है कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको किसी चीज के अंदर पकड़ा गया है, जो जिसके एविडेंसेस अभी ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने वेल नोन बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने का ट्राई किया है। तो चलिए अब समझते हैं कि मैनिपुलेट करना क्या होता है। मैनिपुलेट यानी कि आसान भाषा में इसको कहा जा सकता है छेड़छाड़ी करना। छेड़छाड़ करने से किसी स्टॉक को ऊपर ले जाना या किसी स्टॉक को नीचे गिराना। देखो, अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स है जो आने वाले एपिसोड में हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि ये जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो स्टॉक्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मे एक्यूमुलेट शेयर स्लोली बिफोर अ बिग मूव। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि जब 95 पे आएगा तो 95 से 150 तक ये धीरे धीरे करके बहुत सारी क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकता है। might create false breakdown and breakout to shake out small investor stop hunt। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि 150 पे अगर कोई स्टॉक 150 पे आया है और किसी इन्वेस्टर ने इसको खरीदा है, मतलब छोटे इन्वेस्टर ने, स्मॉल इन्वेस्टर ने इसको खरीदा है, अगर एक ही दिन में ये वापस 130 पे चला जाए तो एक इन्वेस्टर डर जाएगा, क्योंकि उसके काफी सारे पैसे इसके अंदर चले गए। लेकिन आप जैसे कि आपने देखा था, ये जो बड़े प्लेयर है उसने तो अपनी खरीदारी जो शुरू की थी वो 95 से की थी, और यहाँ पे एक ही दिन में इतना फॉल आया, तो ये बड़े इन्वेस्टर को तो वो चीज मैटर नहीं करेगी, लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर को 20 रुपए एक दिन में गिर जाना, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। देखो, ये लोग इसलिए गिरा रहे हैं ताकि 130 से और नीचे आए, थोड़ा पैनिक क्रिएट हो और नीचे आए थोड़ा, और ये लोग वापस एक अच्छी सी क्वांटिटी खरीद सके। तो इसको हम कह सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकडाउन कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसको फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि यहाँ से टच होके इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, लेकिन जब यहाँ पे इसको टच हुआ जब यहाँ पे इसको टच हुआ ये लाइन को, और यहाँ से ऊपर जाने की थोड़ा सा ऐसा दिखा के फिर मार्केट ने एकदम से डाउनफॉल दिखा दिया। तो यहाँ पे कितने सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने खरीदा होगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, या फिर यहाँ ये एक डिमांड जोन है, जहां से यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस नीचे गिर गया। तो जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो यही चीज करते हैं कि वो सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं। मतलब एक ये सपोर्ट लाइन हो गई, यहाँ पे मान लो 100 रुपए, 100 रुपए पे सपोर्ट है, 150 पे एक रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस से स्टॉक का प्राइस गिरा और ये यहाँ पे आया 100 रुपए पे, और अब ये जाना चाहिए ऊपर, वापिस यहाँ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 105 पे जाते ही, जहां पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री ले ली है, और उसी टाइम पे इन्होंने इस स्टॉक को और भी सेल कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टॉक चला गया 80 पे। तो ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशंस है जो कर सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा।
तो ये चीज बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब जो मार्केट को पूरा ट्रेंड चेंज करने की ताकत रखते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स होते हैं और जिनके पास फंड वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है और जिसके अंदर उनको लॉस नहीं होता लेकिन दूसरों को लॉस करवा के उनका काफी सारा अच्छा प्राइस में प्रॉफिट हो सकता है। तो कैन मूव प्राइस बाय प्लेसिंग मैसिव बाय और सेल ऑर्डर, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 100 रुपए पे आने के बाद जब वापिस ये 105 पे गया, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की। अब इनको पता ही है, तो 100 रुपए पे इन्होंने 50 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर गया। लेकिन जैसे ही ये 105 पे गया, छोटे मोटे रिटेल्स ने एंट्री ली, तब इन्होंने अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी का सेल कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब डिमांड 5000 की है और सप्लाई 1 लाख का है, तो उसका प्राइस गिरते जाएगा और वापिस जब 80 पे आएगा, तब यही जिन्होंने 50 लाख का ऑर्डर डाला था वो यहाँ पे इसको खरीद लेंगे। तो मार्केट में ये एक डरावनी चीज है जो बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, छोटे रिटेलर्स को चीट करते हैं और मैसिव बाइंग और सेलिंग के साथ खिलवाड़ करके ये लोग अपनी एक अच्छी क्वांटिटी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर एक बड़ा मुंह देते हैं पहले एक छोटे मुंह के पास। तो बिग प्लेयर स्टॉक मार्केट में बहुत ही मैटर करते हैं। बिग प्लेयर यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनके पास लॉट ऑफ फंड है, और अगर इन्होंने ये महीने ये फंड गवा भी दिया, हालांकि वो लोग गवाने नहीं वाले, लेकिन अगर गवा भी दिया तो भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंस्टीट्यूशंस के पास नेक्स्ट मंथ में ही वापिस नई फंड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें बिग प्लेयर की बहुत ही रिस्पेक्ट करनी है। अगर हमने समझ लिया कि बिग प्लेयर कैसे काम करते हैं, बिग प्लेयर को अगर हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास उनकी क्वांटिटी जितना प्रॉफिट खरीदने की ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम छोटी क्वांटिटी और छोटे प्रॉफिट के एम करें, तो जरूर हम हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई टू रिस्पेक्ट देम, हमें इनको रिस्पेक्ट क्यों देना है? तो फाइटिंग देम इज लाइक अ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। मतलब आप मुझे बताओ कि एक लोकल ट्रेन है जिसके सामने आप खड़े हो, तो चलो ठीक है, आप शायद बच सकते हो, आप निकल सकते हो। लेकिन बुलेट ट्रेन के सामने अगर आप खड़े रहोगे तो आपकी क्या हालत होगी? तो जो बड़े प्लेयर हैं उनके लिए भी हम यही वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग बुलेट ट्रेन है जिनके सामने फाइट करना हमारे लिए नामुमकिन ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट टू एंड हो गया। मतलब हम शुरू करने से पहले ही अंत कर देंगे। तो इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना है और इसीलिए हमें उनको रिस्पेक्ट देना है। इफ यू फॉलो द स्मार्ट मनी, योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंप्रूव। मतलब अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करते हो, तो आपका जो सक्सेस है उसको हासिल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने हिस्टोरिकल डेटा या फिर प्राइस एक्शन और भी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो हम आपको आगे सिखाने वाले हैं, उसको समझ के अगर आप अच्छे से उस एनालिसिस को फॉलो करेंगे और अगर आप उस स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को फॉलो करके अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो आपका सक्सेस होना जायज। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसको हम 5x के नाम से भी जानेंगे। क्यों जानेंगे दोस्तों? क्योंकि इनके पास एक्सेसिव मनी है, मतलब बहुत सारा पैसा है जो हर महीने उनका बढ़ता जाता है। और जैसे कि हमने देखा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो इंडियन करेंसी है उसका मान लो 100 रुपए इज इक्वल टू वहां पे $1 हो गया या फिर पाउंड हो गया या फिर यूरो हो गया। तो इनके पास अगर कुछ अच्छी अमाउंट है जैसे कि मिलियंस में, तो यहाँ पे वो चीज जब करेंसी कन्वर्ट होती है तो वो पैसा एक्सेसिव हो जाता है। तो उनके पास एक बाइंग पावर भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके पास एक परचेस पावर जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में, वो उनकी हाई रहती है। तो इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 5x के नाम से भी जानेंगे। दे हैव टीम ऑफ प्रोफेशनल। देखो, अगर किसी के पास इतना सारा पैसा आ रहा है
इसका मतलब है कि उनके पास कोई ऐसी टीम होगी जो अच्छा सा एक एनालिसिस करके उस चीज को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही होगी, तभी इनके पास इतना सारा रुपया आ रहा है। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इनको प्रॉफिट और लॉस हो, दे आर रूलिंग पार्टी। मतलब ये जहां चाहे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर अगर ये चाहते हैं तो मार्केट को गिरा भी सकते हैं, और अगर मार्केट गिर रहा है और अगर ये चाहते हैं तो ये मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं। उसका सिंपल सा रीजन यही है दोस्तों, एक्सेसिव फंड। इनके पास जो मनी पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, नोन एज अ स्पाइडर ऑफ वेब। देखो, अब ये जो चीजें हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझो तो ये एक स्पाइडर ऑफ वेब हो गया। मतलब स्पाइडर जितनी बार अपना जाला फेंकेगा उतनी बार वो चीज को लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और ये ऐसे लोगों को एकदम फंसा सकता है। मतलब जहां जिस ओर इन्होंने चाहा उस ओर वो अपना वेब फैला सकता है और लोगों को इसके अंदर ट्रैप कर सकता है। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, सबको लग रहा है नीचे जा रहा है, सब रिटेलर इसके अंदर एंट्री लेंगे और मार्केट अचानक से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एंट्री ले ली। उसी हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और रिटेलर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये और ऊपर जाएगा, और तभी मार्केट एकदम से नीचे गिर जाता है। ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें बिग प्लेयर यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, और उनके जो कदम है, उनके जो स्टेप्स है उसको हमें फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी मच फेमस फॉर ट्रैप सेटिंग। ये हमारे लिए ट्रैप सेट करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, किसी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे जा रहा है, तो उनको पता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो लोग खरीद सपोर्ट पे आते ही लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो वो लोग जानबूझ के, जब स्टॉक प्राइस यहाँ पे होगा, वो जानबूझ के सेलिंग करके यहाँ पे लाएंगे और थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे, ताकि रिटेलर इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और फिर उसके अंदर ट्रैप हो जाए और फिर वो लोग और सेलिंग यहाँ पे दिखा दें, जिसकी वजह से रिटेलर ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है, रिटेलर इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है, उनका कैपिटल बहुत सारा चला जाता है, और जैसा कि हमने बताया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फायदा होता है। तो ये एक ट्रैप सेटिंग है। जो जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो ऐसा ट्रैप सेटिंग बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है, और बड़े प्लेयर यही करते हैं, जिसके वजह से उनके पास बहुत सारा फंड होता है और भी आते रहता है। चलिए हम बात करते हैं अब मीडियम प्लेयर की। मीडियम प्लेयर्स मार्केट में वो है जिनके पास एक हाई नेटवर्थ है, जिनका लार्ज रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है, जो स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इन्वेस्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हो गए जिनके पास 1,000 करोड़ आते हैं, तो ऐसे छोटे भी इंस्टीट्यूशनल है फाइनेंशियल जिनके पास हर महीने 100 करोड़ रुपए आता है। तो ऐसे भी ये मीडियम प्लेयर्स है। फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, हम उनको नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे कि मुकेश अंबानी, या फिर आप कह लो अदानी, या फिर हम ले लेते हैं टाटा जी को। तो ऐसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनके पास बहुत ही अच्छा खासा पैसा है, जो हर साल बहुत ही एक अच्छी अमाउंट कमाते हैं, आजकल इंडिया में बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए हैं। इसके साथ साथ जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है जिनका काम ही यही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदना और बेचना, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी है। तो ये एक मॉडरेट वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, ऑफन फॉलो बिग प्लेयर। मतलब ये जो मीडियम प्लेयर है वो, उनको पता है कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं और वो उनको फॉलो करता है। जैसे कि बड़े प्लेयर 50 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं, तो साथ ही ये लोग उसको फॉलो करते हैं 1 लाख या फिर 50,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जैसे कि ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, मान लो कि मुकेश अंबानी के पास 100 करोड़ रुपए है, जिसको वो किसी ट्रेडिंग में या फिर किसी स्टॉक में लगा रहा है, तो अगर उसका 10% भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे उसका रिटर्न होगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपीज क्या ये छोटी अमाउंट है? हाँ, शायद मुकेश अंबानी के लिए छोटी अमाउंट हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे
छोटे प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो ऐसा करते करते मुकेश अंबानी हर छोटा छोटा एक्यूमुलेट करते जाते हैं और फिर एट द एंड ईयर एंड उनको बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का सिर्फ एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ऐसे इंडिया में बहुत है और इंडिया के बाहर भी बहुत है। ये लोग मॉडरेट वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं और ये बिग प्लेयर्स को फॉलो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मे राइट द व्यूज इनिशिएटेड बाय द बिग प्लेयर। मतलब बिग प्लेयर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से यहाँ पे लाते, यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंस गए और तभी वो लोग ने गिराना शुरू कर दिया। अब ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है और जो मीडियम प्लेयर्स हैं उनको पता है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो इस चीज को और बढ़ाते हैं। उनको पता है यहाँ पे ये ट्रैप सेट हुआ है और वो यहाँ पे और भी ज्यादा सेलिंग कर देंगे। तो ये उस चीज को फॉलो करते हैं, उस चीज को समझते हैं। देखिए आगे हम भी सीखने वाले हैं, हम भी उनको फॉलो करेंगे। तो ये सिर्फ अभी आपके समझने के लिए कि ये जो मीडियम प्लेयर्स है वो राइड करते हैं वेव को इनिशिएटेड बाय बिग प्लेयर। मतलब बिग प्लेयर जो चीज में राइड कर रहे हैं उसी चीज में ये मीडियम प्लेयर भी उनको फॉलो करके राइड करते हैं। कैन क्रिएट अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बट नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। मतलब कि इनके पास इतना सारा फंड नहीं होता कि वो किसी चीज का ट्रेंड सेट कर सके, और अगर ट्रेंड सेट कर भी सकते हैं तो वो शायद 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 1 दिन 2 दिन ट्रेंड सेट कर सकते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स के जैसा नहीं कि वो पूरा 1 महीना ट्रेंड सेट कर सके। तो मीडियम प्लेयर और बिग प्लेयर में यही डिफरेंस है कि जो मीडियम प्लेयर है वो बिग प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ साथ ही एक छोटी सी वॉलाटिलिटी भी वो उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, समटाइम गेट ट्रैप्ड इफ दे ट्राई टू एंटिसिपेट रेदर देन फॉलो बिग मनी। मतलब अगर वो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीडियम जो प्लेयर है वो ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि रिटेलर ट्रेडर हमेशा ट्रैप होते हैं, वैसे ही मीडियम प्लेयर भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं। वो जब भी एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ऐसा एक जो, या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ पे सपोर्ट है और उनको लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद बिग प्लेयर इसको और नीचे गिरा देंगे और वहां पे वो सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं और यहाँ से मार्केट सचमुच में सपोर्ट को टच करके ऊपर चला जाता है। तो ये पूरा गेम जो है वो बिग प्लेयर्स का गेम है। बिग प्लेयर्स के पास बहुत सारा फंड है, वो मार्केट को जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि हमें बिग प्लेयर को रिस्पेक्ट करना है। जब भी मीडियम प्लेयर 1.5 आना बनता है और बिग जो मनी है उनको फॉलो किए बिना खुद ही अपने आप एंटिसिपेट करता है, तब वो खुद भी ट्रैप हो जाता है और वो भी लॉस आता है। इसलिए हम बिग प्लेयर को फॉलो करेंगे। अब ये बिग प्लेयर में कौन कौन आता है? बिग प्लेयर को हम 2.5x कहेंगे। जैसे कि हमने वहां पे जो बिग प्लेयर है उसको हमने 5x कहा था, उसी तरीके से हम ये मीडियम प्लेयर को 2.5x कहेंगे। क्योंकि अगर इनके पास 1,000 करोड़ है तो इनके पास मान लो 100-200 करोड़, तो ये एक छोटे प्लेयर हो गए, इसलिए हमने इनको 2.5x माना है। दे हैव सफिशिएंट मनी ओनली एग्जीक्यूट कंफर्म ट्रेड। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं, पूरे दिन बाय सेल सेल बाय सेल सेल बाय, ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग कंफर्म ट्रेड लेते हैं। कंफर्म ट्रेड मतलब आगे जो हम आपको सिखाएंगे कंफर्म ट्रेड क्या होता है। मतलब जैसे कि इनको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, और सपोर्ट पे आते ही वो लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। अगर उनका लॉस होता है तो वो निकल जाते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो वो बस ये ट्रेड में प्रॉफिट इकट्ठा करके गेन रियलाइज करके वो लोग निकल जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से इसको सीखेंगे कि ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी कंफर्म ट्रेड कैसे लेना है जिसकी वजह से आपको अच्छा सा एक प्रॉफिट भी होगा और इसकी इसी चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते करते हमें और भी बेनिफिट होगा। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन। देखो नॉलेज और एक्सपीरियंस तो सभी हो सकता है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 150 है, ये 100 है, जब भी 100 रुपए पे आए इसको खरीद लेना, जब 150 पे जाए बेच देना, ये एक नॉलेज है।
मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जब 100 रुपए पे आया मैंने खरीदा, 150 पे गया मैंने बेचा, वापिस 100 रुपए पे आया। लेकिन जब प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन है, वो एक प्रॉपर पोजीशन में एंट्री होती है और एक प्रॉपर एग्जिट पे उस चीज को एग्जिट होती है। तो और ये जो बीच का जो प्रॉफिट है, ये कमाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब नॉलेज काम नहीं करता, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि सही टाइम पे एंट्री कहाँ की जा सकती है, सही टाइम पे एग्जिट कहाँ करनी चाहिए, तो आपको प्रॉफिट होते हुए भी इन फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं आता है। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और बने रहिए हमारे सारे एपिसोड में। लगातार हम इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें लाने वाले हैं। हैप्पी विथ सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब जैसे कि हम रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको 100 रुपए को 200 रुपए करना है एक ही घंटे में, ये हमारी ड्रीम्स होते हैं। हमें चाहिए कि हमारे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाए 2 मिनट में। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर मुकेश अंबानी इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर क्यों खोलता? वो भी तो यही कर सकता है, उसको भी तो ये नॉलेज हो सकता है, वो भी तो अपने प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी के पास अगर 100 करोड़ रुपए है, तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके 10 करोड़ रुपीज भी कमा के खुश हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हैप्पी विद सफिशिएंट प्रॉफिट। देखो, हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हमारे मास्टर क्लास के अंदर हम साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है वो यही है, माइंडसेट, कि हैप्पी विद सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, आने वाले टाइम में, आने वाले एपिसोड में हम आपको जो भी सिखाएंगे वो यही सिखाएंगे कि एक सफिशिएंट प्रॉफिट क्या है, किसके नीचे आपको नहीं जाना है, किसके ऊपर आपको नहीं। देखो, ग्रीड एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े दिग्गज को भी बर्बाद कर सकती है। तो ग्रीड से तो हमें हमेशा दूर ही रहना है। और अगर हमें सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है और हमें एक अच्छा गुड अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहीं पे हम एग्जिट ले लेंगे और वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा कुछ भी सोचे बिना हम हमारी ट्रेड को हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर एक ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ ना दोस्तों, आप लॉन्ग टाइम गेम खेल सकते हो। देखो, कोई भी इंसान पहले ही दिन में अगर कमा रहा है तो वो उसका लक हो सकता है, लेकिन अगर 5 साल तक लगातार कमा रहा है, अगर 5 साल लगातार कमा रहा है, तो दोस्तों ये उसकी एक अच्छी सी ट्रेड स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको वो अच्छे से एग्जीक्यूट करा एकदम प्रॉपर तरीके से। और हमें भी यही करना है। आज तक अगर आपने लॉस किया, प्रॉफिट किया, जो भी किया है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें लगातार प्रॉफिट हो, यही हम साथ चाहते हैं। और वो प्रॉफिट ऐसा नहीं अननेसेसरी हम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं, लेकिन एक सफिशिएंट प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक अगर कंसिस्टेंटली हमने वो कमाया तो एक अच्छा अमाउंट हो सकता है, जिसको हम कहेंगे बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम अगर सागर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आज हमें बूंद मिल रही है तो इट इज इट ओके। तो हम स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्ट टारगेट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। आने वाले एपिसोड में हम आपको और भी अच्छे से क्लियर करवाएंगे ये चीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल प्लेयर्स, अब हम हमारी बात करते हैं, रिटेल ट्रेडर, मतलब हम, मैं और आपके जैसे लोग, हु दे आर इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन्वेस्टर विद स्मॉल कैपिटल, मतलब जिनके पास कुछ हजार रुपए या फिर कुछ लाख रुपए है। इसलिए हम अपने आप को छोटा मानते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि देखा, बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं जिनके पास 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ होता है। हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास 10,000 है, या फिर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 1 लाख है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख है। 10 लाख में तो हमारी सारी कमाई पूंजी घर बार सब आ गया। 10 लाख से ज्यादा हमारे पास रुपए ही नहीं है, इसलिए हम कहे जाते हैं स्मॉल प्लेयर। लिमिटेड एक्सेस टू डेटा, टूल्स और रिसोर्सेज, हम वही चीज को एक्सेस कर पाते हैं जो हमें प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे कि मैं यूज करता हूँ अपस्टॉक, ठीक है। तो अपस्टॉक जो है वो मुझे जो कैंडल स्टिक, जो मुझे चार्ट, जो मुझे ओआई डेटा जो प्रोवाइड कर रहा है, मैं वो इसी चीज को एक्सेस कर सकता हूँ ना। मेरे पास कोई ऐसा प्रीमियम टूल है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हो प्रीमियम टूल्स आते हैं। अब हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं कि हम प्रीमियम टूल खरीदें। हमारे पास उतने ही पैसे हैं जिससे कि हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए हमारे पास लिमिटेड एक्सेस टू डेटा है, टूल्स है और रिसोर्सेस है। अब हम बात करेंगे हमारे खुद के कैरेक्टर के बारे में।
इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स विद स्मॉल कैपिटल ऑफन टेक्स इमोशनल ट्रेड। मतलब कि हमें लगता है कि ये 100 रुपए वाला स्टॉक कल को उठ के 1000 रुपए चला जाएगा, मतलब मुझे 100 गुना प्रॉफिट या 1000 गुना प्रॉफिट, ऐसी चीजें हम सोचते हैं कि 2 रुपए वाला स्टॉक हम ले लेते हैं। आरकॉम, जब मैंने शेयर मार्केट में शुरुआत की थी तब मैंने आरकॉम का 2 रुपए का स्टॉक लिया था और मैंने सोचा था कि ये 2 रुपए वाला स्टॉक 2000 पे चला जाएगा और मैं रातों रात लाखोंपति बन जाऊंगा। लेकिन असलियत में जब मैंने देखा 1 साल इसके अंदर पैसा लगाने के बाद भी ये स्टॉक कुछ 1.25 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ हो गया। बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने एक इमोशनल ट्रेड ली थी। सबसे सस्ता जो स्टॉक था वो मैंने परचेज किया। मुझे लगा था ये पेनी स्टॉक एक मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन इसने मुझे ही बैगर बना दिया। तो जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रेड को एग्जांपल देने के लिए था। और इसके अंदर सही बात है, मैंने भी एक न्यूज और एक टिप से, मेरे यहाँ पे एक अंकल रहते थे जिन्होंने मुझे बताया था कि आज आरकॉम भले गिर रही है लेकिन एक टाइम के बाद आरकॉम बहुत ही ऊपर चली जाएगी। लेकिन असलियत में हमें भी पता है कि वो बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेट हो गई और खत्म हो गया। तो ऐसी चीजों से हमें बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान, जितना डिस्टेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उतना ही हम न्यूज और टिप्स के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारा जो माइंड है उसको बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है बिग प्लेयर और मीडियम प्लेयर के द्वारा, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा फंड है। वो छोटा छोटा एक्यूमुलेट करके बहुत ही अच्छे से जा सकते हैं और फिर हमें लग सकता है कि मतलब 100 से ये स्टॉक अगर 150 रुपए गया है और फिर हमें न्यूज आती है कि HDFC अब 200 रुपए जाएगा कुछ ही समय में, और यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। हमारी एंट्री यहाँ पे होती है। हम यहाँ पे एंटर नहीं करते क्योंकि हम वेट करते हैं कि अब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाए, एक अच्छी मूव दिखे और फिर यहाँ से यहाँ ट्रायल। लेकिन आप बिलीव करो 155 से आगे ये स्टॉक जाएगा ही नहीं और ये वापस 98 तक चला जाएगा या फिर मान लो 80 तक चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये मैनिपुलेट हमारे साथ करते हैं बड़े प्लेयर या फिर मीडियम प्लेयर, जिनके पास एक अच्छी अमाउंट, जिनको पता है कि अगर ये स्टॉक ऐसी मूवमेंट देगा तो छोटे जो रिटेलर्स है वो इसके अंदर एंट्री लेंगे और जो ट्रैप बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं मोस्ट ऑफन प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एग्जिट फॉर द बिग प्लेयर। जब भी ऐसी चीजें होती है, मतलब कि मान लो जैसे हमने बड़े प्लेयर्स के बारे में जब बात की थी तब हमने बात की थी कि टुकड़ों टुकड़ों में ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 1-1 लाख करते करते 50 लाख की क्वांटिटी पे होते हैं। जब 50 लाख की क्वांटिटी का सेल का ऑर्डर अगर वो तुरंत ही डाल देंगे तो मार्केट ड्रेस्टिकली गिर जाएगा। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने टुकड़े टुकड़ों में मार्केट को ऊपर ला दिया। अब मार्केट को वो वहां तक ऊपर ले जा सकते हैं जहां तक उनको ले जाना है। अब उनकी क्वांटिटी के हिसाब से जब डिमांड आ जाएगी, देखो हम आगे और समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। मतलब बायर और सेलर, बायर कुछ 50 लाख पे जब पहुंच जाएंगे, मतलब हमारे जैसे जो रिटेलर ट्रेडर्स है, 50 लाख ट्रेडर जब सोच लेंगे कि भाई अब हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, तो वहां पे 50 लाख की क्वांटिटी के लिए पहले से बिग प्लेयर और मीडियम प्लेयर वहां पे खड़े। और ये जो रिटेल ट्रेडर्स है वो एक अच्छा सा लिक्विडिटी ऑप्शन, मतलब इनके लिए एक एग्जिट ऑप्शन वहीं पे खड़ा कर सकते हैं और खड़ा करते भी है। रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हमेशा लॉस करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर को हम 1x मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास फंड बहुत ही कम होता है। कम पैसा यानी कम इन्वेस्टमेंट यानी कम प्रॉफिट, और लॉस ज्यादा होता है। देखो हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब कोई भी ऐसा रिटेल ट्रेडर जो हमेशा कंसिस्टेंटली कमाया हो ऐसा बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है और प्रॉपरली एक एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। A RT buys based on a news tip at rupees 100, but the big player who accumulated the stock earlier at rupees 80 sells into that rally. The stock then drops back to rupees 90, trapping the retail investor. तो जैसे कि हमने आपको आगे बताया, ठीक उसी तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा और लंबा ट्रैप हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ से 90 पे आने के बाद भी ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है और ऊपर जाने का,
और हम एग्जिट नहीं करते और ये ट्रैप शायद बढ़ते बढ़ते और भी नीचे जा सकता है। तो जो बिग प्लेयर है वो छोटी छोटा एक्यूमुलेशन करते करते स्टॉक को पहले ही 80 रुपए में खरीद चुके होते हैं। 100 रुपए जाने के बाद रिटेल ट्रेडर थी यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वहीं पे बिग प्लेयर इसको एग्जिट करते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम छोटे प्लेयर्स के रिलेटेड, जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है।